हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का पहला लेक्चर है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन के लिए एज अ रेफरेंस जो बुक हम यूज़ करेंगे उसका टाइटल है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। ये इसका थर्ड एडिशन है और इस बुक के ऑथर्स हैं आर.सी. गोंजालेस एंड आर.ई. वुड्स। कंप्यूटर एक इमेज को कैसे इंटरप्रेट करता है? जब एक ह्यूमन आई या इंसानी आंख किसी इमेज को देखती है तो वो उसके कंटेंट्स को विजुअलाइज कर सकती है, जबकि जब एक कंप्यूटर किसी इमेज को इंटरप्रेट करता है तो वो उसे डॉट मैट्रिक्स एरे ऑफ पिक्सल वैल्यूज नजर आता है। यहाँ पर पिक्सल वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती हैं उस पर्टिकुलर पिक्सल पर एक पर्टिकुलर कलर को। एक डिजिटल इमेज क्या होता है? एक डिजिटल इमेज जो है वो बहुत से पिक्सल से, जिन्हें हम पिक्चर एलिमेंट्स भी कहते हैं, उनसे बना हुआ होता है और हर पिक्सल पर एक न्यूमेरिक डिस्क्रीट फाइनाइट वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट कर रही होती है उस पिक्सल पर जो कलर है उसकी वैल्यू को। एक डिजिटल इमेज एक टू डायमेंशनल फंक्शन होता है f of x y, जहां पर x और y जो है वो स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स हैं और हर कोऑर्डिनेट पर जो पिक्सल वैल्यू है वो वहां पर जो कलर है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है वो एक प्रोसेस है मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटल इमेज का बाय मींस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अब हम पिक्सल कोऑर्डिनेट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हमारे पास एक 12x8 पिक्सल का इमेज हो और हमें कोई पर्टिकुलर पिक्सल की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम उसे कैसे करेंगे? यहाँ पर दो ग्रिड शो की गई हैं। उनमें से जो लेफ्ट साइड की ग्रिड है इसमें जो y कोऑर्डिनेट्स हैं वो टॉप टू बॉटम है, यानी टॉप 0 है और बॉटम आने तक 7 है, जबकि जो राइट ग्रिड है वो बॉटम टू टॉप है। इसका मतलब है जो लीस्ट वैल्यू है वो बॉटम में है और जो उसकी टॉप वैल्यू है वो उसके टॉप पर ही है। इसमें इन ग्रिड्स में जो y कोऑर्डिनेट्स हैं वो रोज को शो कर रहे हैं और जो x कोऑर्डिनेट हैं वो कॉलम्स को शो कर रहे हैं। और हमें किसी पर्टिकुलर रो पर एक पर्टिकुलर कॉलम को जब एक्सेस करना हो तो हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाएगा अगर हमें पिक्सल के x और y कोऑर्डिनेट मालूम हो और हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना हो। अगर हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को और उसकी एप्लीकेशंस को, उसके कॉन्सेप्ट्स को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें वो सोर्सेज जिनसे हम इमेजेस को एक्वायर करते हैं उनको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इनमें 4 सोर्सेज हैं: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम, अकॉस्टिक, अल्ट्रासोनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक। जो प्राइमरी सोर्स है हमारे मोस्ट नंबर ऑफ इमेजेस का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम है, जिसको हम डिटेल में सबसे आखिर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अकॉस्टिक को डिस्कस करेंगे, फिर अल्ट्रासोनिक को, फिर इलेक्ट्रॉनिक को। जो अकॉस्टिक सोर्स है ये साउंड वेव्स को यूज करते हैं टू एक्वायर द इमेज। ये ज़्यादातर जियोलॉजिकल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं जो कि कमर्शियली भी काफ़ी सक्सेसफुल हैं। हम मिनरल और ऑयल की एक्सप्लोरेशन के लिए अकॉस्टिक या अल्ट्रासाउंड जो वेव्स हैं उनको यूज करते हैं। अब ये अकॉस्टिक जो नॉर्मल है साउंड वेव्स, ये साउंड स्पेक्ट्रम जो है ये हंड्रेड्स ऑफ हर्ट्ज में होता है और ये इसके लो एंड पे होता है, जबकि अल्ट्रासाउंड जो है वो मिलियन ऑफ हर्ट्ज में होता है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर हमने किसी भी
लैंड को एक्सप्लोर करना है फॉर ऑयल या फॉर मिनरल्स, तो सबसे पहले हम जो है एक स्टील की बड़ी सी प्लेट को उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड में रखते हैं। उसके ऊपर हम एक बड़े से ट्रक को ले आते हैं। अब इस ट्रक को वाइब्रेट किया जाता है थ्रू अ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अप टू 100 हर्ट्ज, और फिर जो इस स्टील प्लेट से साउंड वेव्स निकलती हैं वो पेनिट्रेट करती हैं उस लैंड को। वो लैंड को जब पेनिट्रेट करेंगी और वहां पर जो सरफेस से वापस टकरा कर वेव्स आएंगी, हम वो डाटा जो है वो कैप्चर करेंगे और फिर उसको डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और उसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि इस लैंड में क्या क्या है या क्या क्या नहीं है। जो अकस्टिक वेव्स हैं, साउंड वेव्स, वो और भी चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। उनमें से एक जो है वो है कि हम समंदर को भी ऑयल रिजर्वायर्स के लिए चेक कर सकते हैं, और जो समंदर के जो बॉटम होता है हम उसका फासला फ्रॉम अ शिप जो है वो चेक कर सकते हैं। कैसे? यहाँ एट द बैक ऑफ द शिप एयरगन्स लगी होती हैं जिनसे साउंड वेव्स निकलती हैं, और यहीं पर इसके पीछे रिसीवर्स अटैच होते हैं, और ये काफ़ी लेंथी भी हो सकते हैं। ये रिसीवर्स जो हैं, साउंड वेव्स जो हैं, वो जब बॉटम ऑफ द सी जाएंगी, वो जिस जिस सरफेस से टकरा कर वापस आएंगी, ये उस सरफेस को रिकॉर्ड करेंगे। अब क्या होता है, अकस्टिक एनर्जी जो है वो जो रिफ्लेक्ट होती है बाउंड्रीज ऑफ लेयर हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उनकी अपनी वेलोसिटी, डेंसिटी या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं, जो कि रिसीवर रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर वो उससे 3D मैप एक्वायर करता है उस जो तय है समंदर की उसका। हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। हम साउंड वेव्स ही क्यों यूज करते हैं, हम रेडार, रेडियो वेव्स क्यों नहीं यूज करते समंदर में? क्योंकि रेडियो वेव्स जो हैं वो समंदर में इतना अच्छा काम नहीं कर सकती जितना अच्छा काम जो है साउंड वेव्स करती हैं। हमें अगर ये चेक करना हो कि बॉटम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, या हमें सबमरीन्स को डिटेक्ट करना हो, तो रेडार वहां पर रेडार के फेलियर की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, जबकि हम सोनार या साउंड वेव्स को जब यूज़ करेंगे तो उसकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी कम है। अब होता क्या है, यहाँ से साउंड वेव्स जब निकलती हैं, वो जब ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, तो वो जब वापस आती हैं उसका डाटा हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका डॉपलर इफेक्ट, वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं, और फिर हम उससे उस इमेज का, उस ऑब्जेक्ट का इमेज एक्वायर करते हैं। अब अल्ट्रासाउंड इमेजिंग क्या है? अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का जो मेजर यूज है वो है अल्ट्रासाउंड मशीन्स, जो कि आपको सबको पता होगा पहले से, और उसके अलावा ये भी ऑयल रिजर्वायर्स के लिए को चेक करने के लिए यूज की जाती है। मैंने पहले ही बताया अल्ट्रासाउंड इमेजिंग की जो हर्ट्स हैं वो मिलियंस में होते हैं। अब होता क्या है कि जब पेशेंट की टमी या पेट पर जो डिवाइस, अल्ट्रासोनिक डिवाइस को रख दिया जाता है, और उससे पल्सेस जनरेट होती हैं, और ये पल्सेस 1 सेकंड में मिलियंस की तादाद में भी हो सकती हैं। वो जो है वो जो स्टमक के अंदर टिश्यूज होते हैं उनसे टकरा कर वापस आती हैं। कुछ जो होती हैं वो ज़्यादा आगे फर्दर जाती हैं, कुछ पहले ही वापस आ जाती हैं।
अब वो डाटा जो है वही अल्ट्रासोनिक डिवाइस जो है वो रिकॉर्ड भी करता रहता है, और फिर उसी के थ्रू जब हम इसको डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम इस तरह का इमेज एक्वायर कर सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम को अंडरस्टैंड करते हैं। उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves are formed when an electric field comes in contact with the magnetic field. They are hence known as electromagnetic waves. जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांटेक्ट में आती है किसी मैग्नेटिक फील्ड के, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो जनरेट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम पर बहुत सी डिफरेंट वेव्स हैं या रेडिएशंस हैं। इनमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेज होती हैं या हाईएस्ट एनर्जी रेज होती हैं वो गामा रेज होती हैं। उससे कम जो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्स रेज की होती है, और इस तरह वो डिक्रीज होती जाती है। और सबसे कम जो इस स्पेक्ट्रम पर है वो रेडियो वेव्स की एनर्जी या उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जो गामा रे इमेजिंग है वो न्यूक्लियर मेडिसिन या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज होती है। हम इसके एग्जांपल्स आगे देखते हैं अगली स्लाइड्स में। एक्स रेज जो है वो मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, इंडस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो लिथोग्राफी, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन, माइक्रोस्कोपी, लेजर्स, बायोलॉजिकल इमेजिंग और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज होती है। विजिबल इंफ्रारेड बैंड जो है वो लाइट माइक्रोस्कोपी, एस्ट्रोनॉमी, रिमोट सेंसिंग, इंडस्ट्री एंड लॉ एनफोर्समेंट के लिए यूज होती है। और इसी तरह माइक्रोवेव बैंड जो है रेडार के लिए, और रेडियो बैंड जो है मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज होते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है इज द रेंज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ईएम रेडिएशन। रेडिएशन इज द एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी है जो ट्रेवल करती है, और जैसे जैसे ट्रेवल करती जाती है वो स्प्रेड करती है। जो विजिबल लाइट है दैट कम्स फ्रॉम अ लैम्प इन योर हाउस, जो आपके घर में बल्ब्स हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फॉल करते हैं। और जो रेडियो वेव्स हैं जो एक रेडियो स्टेशन से आती हैं, और आपके घर अगर रेडियो स्टेशन, रेडियो डिवाइस हो तो वो उसको रिसीव करेगा। ये दोनों भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एग्जांपल्स हैं। जो रेडियो स्टेशन है वो और रेडिएशंस भी उस पर फॉल कर रही हो सकती हैं, लेकिन उसके अंदर रिसीवर जो है वो सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी का होगा जो कि रेडियो सिग्नल्स को के डाटा को एक्वायर करेगा, और फिर वो उस यूजर के लिए उसको आउटपुट करेगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में आगे स्लाइड्स में समझते हैं। The other types of EM radiation that make up the electromagnetic spectrum are microwaves, infrared light, ultraviolet light, X-rays and gamma rays. Is a radio wave the same as a gamma ray? Fundamentally, yes. ये दोनों क्योंकि एक ही स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फॉल करते हैं, फंडामेंटली सेम है, लेकिन ये डिफरेंट भी हैं। डिफरेंट कैसे हैं? हमने डिस्कस किया कि जो गैमा रेज हैं इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फोटोन की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रेडियो वेव्स। Radio waves, gamma rays, visible light and all other parts of the electromagnetic spectrum are electromagnetic radiation. They are fundamentally same but have some differences. Electromagnetic radiation can be described in terms of stream of massless particles. आप ऐसा समझ लें कि एक ये दरिया है जो massless पार्टिकल से बना हुआ है, और हर पार्टिकल जो उसको फोटोन कहते हैं,
और हर फोटोन की जो है वो एनर्जी डिफरेंट होती है, और ये ईच ट्रैवलिंग इन अ वेव लाइक पैटर्न एट द स्पीड ऑफ लाइट, और हर फोटोन जो है वो वेव लाइक पैटर्न में स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल कर रहा होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हर फोटोन की एनर्जी जो है, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी फाउंड इन इट्स फोटोन। मैंने आपको पहले बताया गैमा रेज के फोटॉन्स जो हैं उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और जो रेडियो वेव्स हैं उनकी एनर्जी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर सबसे कम उसके फोटॉन्स की एनर्जी होती है। Radio waves have photons with low energies. Microwave photons have little more energy than radio waves. Infrared photons have still more than visible, ultraviolet, X-ray, and the most energetic of all is gamma rays. हम यहाँ देखते हैं जो गैमा रेज हैं, मैंने आपको पहले बताया था ये हाई फ्रीक्वेंसी पे फॉल करता है और हाई एनर्जी पे फॉल करता है, जहाँ पर फोटोन की एनर्जी हाईएस्ट होती है। और जो रेडियो वेव है ये लो फ्रीक्वेंसी और लोअर एनर्जी पे फॉल करता है। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी कैसे डिफर करती है गैमा रेज की और बाकी रेज की एक दूसरे से। जो फ्रीक्वेंसी होती है इज मेजर्ड इन साइकिल्स पर सेकेंड। एक साइकिल का मतलब है कि एक वेव ने अपना पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट किया है, और हम मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी किससे, साइकिल्स पर सेकंड से। जो गैमा रेज हैं उसमें वेव्स के साइकिल्स बहुत ज़्यादा कंप्लीट होते हैं विद इन अ गिवन सेकेंड, और जैसे जैसे हम रेडियो वेव्स की तरफ ट्रैवल करते जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड कम होते जाते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्स होती है वेवलेंथ के। जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है वेव्स की लेंथ उतनी ही इंक्रीज होती जाती है। जैसे आप देख सकते हैं सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की है, तो उसकी वेव लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी ही वेव लेंथ कम होगी। एनर्जी इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। जो फोटन की एनर्जी है एक स्पेसिफिक रेडिएशन की, वो जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर की जाती है। और जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी एनर्जी सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद एक्सरे की, उसके बाद अल्ट्रावायलेट की, उसके बाद विजिबल की, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और रेडियो। इनमें से विजिबल वो स्पेक्ट्रम है जो हम इंसानी आंख से देख सकते हैं। अब इन डिफरेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे फॉल करने वाली रेडिएशन है उनको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले गैमा रे इमेजिंग। गैमा रेज हमने पढ़ा मेडिकल इमेजिंग में यूज होता है, इसके अलावा और भी यूजेज है। हम सबसे पहले मेडिकल इमेजिंग के यूज को डिस्कस करते हैं। गैमा रेज जो है वो बहुत ज़्यादा ऑन्कोलॉजी वार्ड्स में यूज होती हैं, जो कि पेशेंट्स में कैंसर या ट्यूमर्स को डायग्नोस करने के लिए यूज होती हैं। होता यह है कि एक पेशेंट को या पेशेंट की ब्लड स्ट्रीम में एक रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है इंसर्ट किया जाता है, जिसे हम आइसोटोप भी कहते हैं, वो इंसर्ट किया जाता है। तो जो ह्यूमन बॉडी इस इंसर्शन के बाद रेडिएशंस एमिट करती है, ये रेडिएशंस एमिट जो है वो किसी रिसीवर के थ्रू, जो कि गैमा कैमरा के आगे लगा हुआ है यहाँ पर, उसके थ्रू जो है वो रिसीव करता है ये कैमरा, और उस डाटा को वो फिर डिजिटल इमेज पर, डिजिटल मॉनिटर पर या तो डिस्प्ले करता है या साथ साथ रिकॉर्ड करता रहता है। जब किसी भी पेशेंट को रेडियो फार्मास्यूटिकल दिया गया हो तो उसकी पूरी बॉडी से रेडिएशंस एमिट करेंगे, लेकिन हमने अगर एक पर्टिकुलर एरिया को चेक करना है तो हम उस रिसीवर को उस पर्टिकुलर एरिया के सामने रखेंगे जो कि रेडिएशन रिसीव करेगा, और फिर हमें वो डायग्नोसिस में आसानी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमें इमेज ऑब्टेन होगा उस पर्टिकुलर एरिया का, और फिर हमें पता चलेगा कि इस पेशेंट को ट्यूमर या कोई कैंसर
है या नहीं है। जब ये रेडिएशन ये ब्रेन कैंसर के लिए किया गया, गैमा रे इमेजिंग के थ्रू जो है ऑब्टेन किया गया है। अब इसमें आप चेक करें कि जब पेशेंट को, ये नॉर्मल इमेजेस है, लेकिन जब पेशेंट को जो आइसोटोप मटेरियल या रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट किया गया उसकी ब्लड स्ट्रीम में, तो रेडिएशन एमिट हो रही हैं और वो जो है वो इस इमेज को काफ़ी चेंज कर देती हैं और इसके थ्रू वो डायग्नोस करते हैं कोई ट्यूमर तो नज़र नहीं आ रहा या कैंसर की कोई और किस्म तो नहीं है जो डायग्नोज हो सके थ्रू दिस रेडिएशन। उसके बाद हम एक्सरे इमेजिंग को डिस्कस करते हैं। एक्सरे इमेजिंग जो है इसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो है वो गैमा रे से कम है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये जो यूज़ होते हैं, हम क्या करते हैं, अगर हमने किसी के एक्सरे करने हो किसी ह्यूमन ऑब्जेक्ट के या किसी और चीज़ के भी और ऑब्जेक्ट के भी, तो हम क्या करते हैं, हम एक सोर्स रखते हैं, एक्सरे सोर्स, जिसमें से रेडिएशन जो है वो एमिट होती हैं और वो ऑब्जेक्ट पे फॉल करती हैं। अब एक्सरे में हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे जो है वो रिसीवर रखा गया होता है जो कि इन रेडिएशंस को रिसीव करेगा जब वो ऑब्जेक्ट में से पेनिट्रेट होकर इस पे फॉल करेंगी और फिर इस डाटा को जो इसने रिसीव किया है वो कन्वर्ट करेगा एक डिजिटल इमेज में, जिसके थ्रू हम ये डायग्नोस कर सकेंगे कि बंदे की कोई हड्डी, जैसे कि यहाँ पर एक हाथ की पिक्चर है, तो इस हाथ में कोई हड्डी टूटी तो नहीं हुई या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार फिर बता दूं कि एक एक्सरे सोर्स होगा जिससे हम एक्सरे रेडिएशन को एमिट करेंगे और ये जो है जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है उस पर से फॉल होके उस रिसीवर पे आखिर में फॉल करेगी जो इस रिसीव किए हुए डाटा को एक डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करेगा। एक्सरे इमेजिंग जो है वो एयरपोर्ट्स पे भी यूज होती है। जब आप अपना लगेज जो है एक मशीन के थ्रू पास करते हैं तो वो एक्सरे मशीन होती है जो कंटेंट्स को शो करती है उस बैग के, और इससे ये प्रिलिमिनरी जो है प्रोसेस होता है ताकि वो चेक कर सके कि क्या ये शख्स कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ले जा रहा जो कि फ्लाइट्स पर मना हो। उसके बाद अल्ट्रावायलेट इमेजिंग को हम डिस्कस करते हैं। अल्ट्रावायलेट इमेजिंग भी मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ होती है, इसके और यूजेज भी हैं। हम मेडिकल डायग्नोसिस की एग्जांपल पहले देखते हैं। उसमें यह होता है कि कोई भी सैंपल जिसे हमने किसी डायग्नोसिस के लिए चेक करना हो, ये सैंपल जो है ह्यूमन सैंपल भी हो सकता है और कोई और सैंपल भी हो सकता है। अब हम इस सैंपल को एक जो है एडजस्टेबल अटैचमेंट पर रखेंगे। उसके बाद एक माइक्रोस्कोपिक कैमरा होगा जिसके ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू जो है हम पिक्चर्स लेंगे। लेकिन सबसे पहले होता यह है, सैंपल को जब इस पे रखा जाता है उसके बाद फोकस यूवी जो लाइट्स हैं वो सेंड की जाती हैं उस सैंपल की तरफ। ये क्या करती हैं, सैंपल के सरफेस को एक्साइट करती हैं और सैंपल का सरफेस जो है वो डिफरेंट कलर्स शो करता है। कुछ चीज़ें ज़्यादा ब्राइट हो जाती हैं और कुछ चीज़ें ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। इस तरह जो ब्राइट चीज़ें हैं वो आइसोलेशन में आ जाती हैं और उसके थ्रू डायग्नोस किया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर सैंपल में ये प्रॉब्लम है, और फिर ये माइक्रोस्कोपिक जो है डिवाइस उससे इमेजेस भी लिए जा सकते हैं और उसके थ्रू डायरेक्टली देखा भी जा सकता है कि इस सैंपल्स में क्या प्रॉब्लम है। अब आप ये इमेजेस देखिए, ये नॉर्मल इमेजेस हैं और बाद में इन पर जब यूवी या अल्ट्रावायलेट रेज या रेडिएशंस फॉल की गई तो उसमें इसके सरफेस में चेंजेस आ गई। कुछ चीज़ें ज़्यादा ब्राइट हो गई जैसे कि आप ये देख सकते हैं, और कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में डार्क हो गई, और इसके थ्रू डायग्नोसिस में आसानी होती है।
उसके बाद यूवी लाइट्स जो है वो ऑटोमेटेड विजुअल इंस्पेक्शन के लिए भी यूज होती हैं। ऑटोमेटेड विजुअल इंस्पेक्शन का क्या मतलब है? ये इंडस्ट्री में यूज हो रही है। इंडस्ट्री में अगर आप टैबलेट की फैक्ट्रीज में देखें तो ये इसलिए यूज हो रहे होते हैं, ये चेक करते हैं कोई टैबलेट मिसिंग तो नहीं है। और यहाँ देख लें, ये चेक कर रहा होता है कि किसी बॉटल में लिक्विड कम तो नहीं है। और इसी तरह ये और किस्म की इंस्पेक्शंस के लिए, विजुअल इंस्पेक्शंस के लिए यूज होता है। उसके अलावा ये बायोमेट्रिक मैचिंग के लिए भी एक फिंगरप्रिंट है, तो उसको किसी जो आपके डाटा में कोई फिंगरप्रिंट है उससे मैच करने के लिए भी यूवी लाइट्स जो है वो यूज होती है। अगर आप एक नोट की ऑथेंटिसिटी भी चेक करना चाहें, करेंसी नोट की, तो वो भी यूवी लाइट से की जा सकती है। उसके अलावा जो ऑटोमेटेड विजुअल इंस्पेक्शन है उसमें ये देखा जाता है कि क्या इस जो करेंसी नोट है इसका नंबर वैलिड है, क्या ये किसी ऐसी रेंज में फॉल तो नहीं कर रहा जो कि कहीं से चुराए गए हो। उसके अलावा ऑटोमेटेड डिटेक्शन ऑफ नंबर प्लेट्स में भी यूज किए जा सकते हैं। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजुअल स्पेक्ट्रम पर फॉल करता है। अब रेडार की फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पर जो एयर कंट्रोल सिस्टम होते हैं वहाँ पर रेडार वगैरह इंस्टॉल्ड होते हैं। रेडार जो है वो माइक्रोवेव्स को एमिट करता है टारगेट की तरफ, और ये माइक्रोवेव्स जब एक्सपेंड करती जाती हैं, स्प्रेड करती जाती हैं, तो वो किसी टारगेट से टकरा कर वापस आती हैं। अब जो वापस वेव्स रिसीव होती हैं उसके राउंड ट्रिप टाइम से, यानी कि उसके वापस आने तक के टाइम से, उसकी स्ट्रेंथ से, उस वेव की स्ट्रेंथ से और उसकी डॉपलर शिफ्ट से जो है हम बता सकते हैं कि टारगेट की रेंज क्या है, उसका साइज कितना है और उसकी स्पीड क्या है, वो किस स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है। और इस तरह हम उसके इमेज को भी एक्वायर करते रहते हैं। यहाँ पर डॉपलर शिफ्ट जो है उसको आप ऐसे अंडरस्टैंड करें कि जब एक मूविंग कार आपकी तरफ आ रही हो तो उसकी साउंड इंक्रीज करती जाएगी, और वही कार जब आपके पास से गुजर जाए और जब वो आपके पास से दूर जा रही हो तो उसकी जो आवाज है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। इस फिनोमेना को हम डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। अब सैटेलाइट के थ्रू हम जमीन के इमेजेस भी एक्वायर कर सकते हैं, जिसमें हम सैटेलाइट्स पे रेडार यूज करते हैं। ये स्पेस बाउंड रेडार का ये मतलब है कि स्पेस में रेडार है और उसने माइक्रोवेव्स एमिट की हैं जो कि ज़मीन के सरफेस से टकरा कर वापस जाएंगी, और जब वो वापस रिसीव होंगी उसी रेडार पे तो वो इस तरह के इमेजेस को एक्वायर कर सकेगा। उसके बाद जो रेडियो बैंड पे फॉल करती है वो है MRI। एक MRI कैसे परफॉर्म की जाती है? पेशेंट को एक मैग्नेट में एक्चुअली रखा जाता है और फिर स्लो पल्सेस से रेडियो वेव्स जो है वो पेशेंट की तरफ एमिट की जाती हैं। अब वो पेशेंट से टकरा कर जब वापस आती हैं तो वही उसकी राउंड ट्रिप टाइम से, उसकी स्ट्रेंथ से जो है इमेजेस को एक्वायर किया जाता है। जो हमारा पूरा कोर्स है वो इन चैप्टर्स पर है, चैप्टर 2 to 12, और ये चैप्टर जो है वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। जो चैप्टर 2 to 9 है, यहाँ पर इनपुट भी इमेज होता है इन तमाम प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए, और इनका जो आउटपुट होता है वो भी एक इमेज ही होता है। जब हम चैप्टर 10, 11, 12 पे आएंगे तो यहाँ पर इनपुट तो एक इमेज होगा, लेकिन आउटपुट जो है वो एट्रीब्यूट वैल्यूज ऑफ दोज इमेजेस होंगी। जो लास्ट 12th है ये फिर डिफर भी करता है, क्योंकि
ये ना सिर्फ ऑब्जेक्ट रिकग्निशन के लिए बल्कि ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन के लिए भी यूज होता है, यानी एक इमेज से किसी ऑब्जेक्ट को लोकलाइज करना, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्वायर करना या उसको उस इमेज में उस ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज करना। अब इमेज फिल्टरिंग और एनहांसमेंट जब अप्लाई होगी किसी भी इमेज पे, तो इनपुट एक इमेज होगा और आउटपुट जो है एक इमेज, बेहतर इमेज होगा। रिस्टोरेशन में क्या होता है, एक इमेज की अपीयरेंस को बेहतर किया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग में इमेज के कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सेगमेंटेशन में इमेज को पार्ट्स में या ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन, इसमें इमेज जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए। अब इमेज एक्विजिशन को अंडरस्टैंड करने से पहले कि इमेज एक्वायर कैसे किया जाता है, थ्रू कैमरा या और जो सोर्सेज है उनके थ्रू, हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई को अंडरस्टैंड करते हैं और साथ साथ हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ह्यूमन आई जो है वो इमेज कैसे एक्वायर करती है। जो सबसे आउटर सरफेस होता है एक ह्यूमन आई का, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये काफी टफ ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है जो कि इंटीरियर सरफेस जो आंख का है उसको कवर करता है। उसके पीछे जो है वो आइरिस होते हैं, या आइरिस के एक साइड है या आइरिस की दूसरी साइड, बीच में एक गैप है जो कि प्यूपल्स है। ये आइरिस जो है वो एक्सपैंड करता है गिवन द लाइट जो फॉल करे आपकी आंखों पर, और अगर लाइट ज्यादा हो तो कंट्रैक्ट भी करता है। इसका ये मतलब है ये लाइट्स जो है आपकी आंख में फॉल कर रही है उससे आपकी आंख को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। जो लेंस है, जो ये लेंस है, ये कॉम्बिनेशन है वाटर का, फैट का और प्रोटीन का, और इस पे जितनी प्रोटीन होती है वो किसी भी और टिश्यू से ज्यादा होती है। ये जो है लाइट को फोकस करने का काम करता है टू द रेटिना, टू द सरफेस ऑफ द रेटिना, जो कि आपकी आंख की बैक साइड पे होता है। ये सरफेस है रेटिना का, और ये जो है जो लेंस है, ये इसका काम जो है इसके सरफेस पे लाइट्स को गिराना होता है। ये लेंस अगर क्लाउडी हो जाए, जैसे कि एज जब बढ़ जाती है लोगों की, तो ये क्लाउडी होता है। नॉट नेसेसरली कि हर एक का क्लाउडी होता हो लेंस, लेकिन कुछ लोगों का क्लाउडी लेंस हो जाता है जिसकी वजह से वो कलर्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, यानी कि कलर्स में डिफरेंस नहीं कर पाते, या फिर चीज़ों को सही तरह देख नहीं पाते, यानी उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है उस क्लाउडी होने की वजह से। जो रेटिना है उस पर दो तरह के सेल्स रिसेप्टर्स होते हैं, उस पर बहुत से सेल्स फॉल कर रहे होते हैं, और वहां पर दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्स और रोड्स के नाम से जानते हैं। अब जो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें से जो कॉन्स हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, और ये प्राइमरली लोकेटेड कहां पर होते हैं, इस फोविया में। अब लाइट सेंसिटिव का क्या मतलब है, लाइट सेंसिटिव का ये मतलब है, कलर सेंसिटिव होते हैं, और कलर सेंसिटिव का ये मतलब है कि ये कलर्स में डिफरेंस इजीली कर पाते हैं, और ये ज्यादातर प्राइमरीली जो है वो फोविया में होते हैं। कौन से जी, कौन सा रिसेप्टर जो कौन सा रिसीवर है जिसे हम कॉन्स कहते हैं। और उसके अलावा जो रॉड्स हैं वो भी इसी रेटिना के सरफेस पे ही होते हैं, और वो इल्यूमिनेशन सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब है कि जो आपकी नाइट विजन होती है
वो उसको बेहतर कर रहे होते हैं। वो कलर सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन वो नाइट विजन के लिए बेहतर होते हैं। जो कॉन्स हैं वो कलर सेंसिटिव होती हैं और कलर को डिफ्रेंशिएट करने में, डिस्क्रिमिनेट करने में आसानी आपके लिए पैदा करते हैं। और जो रॉड्स होती हैं वो जो है इल्यूमिनेशन सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब है कि वो आपकी नाइट विजन इंप्रूव करते हैं। ये दोनों जो हैं वो डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं होते ऑप्टिक नर्व से, लेकिन ये जो कुछ भी डाटा रिसीव कर रहे होते हैं उसको ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन को भेजते हैं और फिर ब्रेन उस इमेज पे प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है और आपको पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट आपके सामने है वो कौन सा है। अब इसमें जो आपकी आंख की जो मसल्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं आपकी आंख को, वो क्या करते हैं, जब आप किसी भी चीज पे कंसंट्रेट करते हैं, जैसे आप अपने फोन पर कंसंट्रेट कर रहे हो या लैपटॉप पर या पीसी पर कंसंट्रेट कर रहे हो, तो वो आंख को इस तरह रोटेट करते हैं कि जो लाइट है वो आपके फोविया पे फॉल करे। जब ये लाइट आपके फोविया पे फॉल करती है तो आप कलर में डिस्क्रिमिनेशन भी इजी कर सकते हैं और आप फोकस भी इजीली कर सकते हैं उस चीज पे। अगर आप अभी अपने फोन पर हैं या अपने लैपटॉप पर हैं, तो अगर आपका फोकस पूरा स्क्रीन पर है तो आप ये नोट कर सकते हैं कि आपकी जो स्क्रीन है उसकी क्लियरेंस और आपकी जो पेरिफेरल विजन है या उसके आसपास जो चीजें हैं आपके स्क्रीन के, वो उतनी क्लियर नहीं है जितनी स्क्रीन है, क्योंकि उसका पूरा फोकस जो है वो फोविया पर है। अब इमेज जो है उसकी इंफॉर्मेशन आई कैसे प्रोसेस करती है एक ह्यूमन आई। अगर एक 15 मीटर का पाम ट्री हो और उस पर ये इमेज आपकी आंख पे कैसे फॉल होता है, उस पर लाइट फॉल करती है और लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख पर फॉल करती है। अगर आप 100 मीटर दूर हैं पाम ट्री से, इस एग्जांपल में आप 100 मीटर दूर हैं पाम ट्री से, तो आपके लेंस के थ्रू जो है ये इमेज कहाँ फॉल करेगा, लाइट जो है इस इमेज से जो आ रही है वो कहाँ फॉल करेगी, आपके रेटिना पे फॉल करेगी और आपका रेटिना जो है इसको प्रोसेस करेगा और ज्यादातर वो फोविया पे फॉल करेगी अगर आप बहुत फोकस कर रहे हैं। अब वो जब फॉल करेगी आपके रेटिना पे, तो जो इमेज आपके रेटिना पर बनता है वो हमेशा उल्ट होता है, यानी कि ये दरख्त जो है वो उल्टा आपके रेटिना पर रिकॉर्ड हो रहा होता है वो डाटा। लेकिन जब यही डाटा ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन पर पहुंचता है तो वो आपको इमेज को सीधा शो करता है। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें ताकि जो नए लेक्चर्स अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ठीक है।